हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम ऐसा क्या फॉलो करना चाहिए कि एक मंथ बाद जो मेंस है उसमें हमारा पेपर अच्छा जाए, हम अपने तरफ से एटलीस्ट 100% दें। और लास्ट ईयर मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी वो इस साल रिपीट नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो एसबीआई क्लर्क मेंस में मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो इसमें रीजनिंग होता है एंड क्वांट आता है, देन उसके बाद इंग्लिश और जीए। इसमें कंप्यूटर नहीं आता है, रीजनिंग के साथ लिखा रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस पर डाउट रहते हैं, पर कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आता है। एक इनपुट आउटपुट करके क्वेश्चन आता है मिसलिनियस में रीजनिंग में, तो बहुत लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि शायद ऐसा कंप्यूटर का हो सकता है। बट ऐसे अलग से जैसे आरआरबी के जो पेपर में आते हैं कंप्यूटर का जो एक सेक्शन आता है पर्टिकुलर, उसमें क्वेश्चन आते हैं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो कंप्यूटर इसमें नहीं आता है ओवरऑल। लेकिन उससे पहले अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कम टाइम में, तो एक प्लेटफॉर्म है अड्डा 247। आई नो सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो ये लेकर आए हैं विनर्स बैच। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, टॉप टीचर्स मिलेंगे जैसे कि नवनीत सर, किंजल मैम, शुभम सर। और यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस, सब कुछ मिलेगा। और बहुत ही कम टाइम में आपकी मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इनके विनर्स बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं LOA77 और आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा। और ये बैच आपको सिर्फ 1199 रुपीज़ में पड़ेगा। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आप इनका बैच बिल्कुल ले सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, और कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और साथ में इनका एक ऐप भी आता है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो भी फ्री में। इसमें आपको क्विजेस मिल जाते हैं और करंट अफेयर मिल जाता है, डेली न्यूज़ मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करना चाहते हो या और अच्छा टॉपिक पे कमांड हासिल करना चाहते हो तो आप वहाँ से क्विजेस दे सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कोई भी इसको दे सकता है। और अगर आप विनर्स बैच लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड अगेन LOA77 लगा सकते हैं। इसमें आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा और 1199 में आपको ये बैच मिल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी मेंस की, वो भी कम टाइम में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैंने लास्ट ईयर क्या मिस्टेक्स करी थी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी मेरी लास्ट ईयर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्री के बाद कि मुझे मेंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं रिजल्ट का वेट कर लेती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, और अभी इसके बाद तो कोई खास एग्जाम है नहीं। तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी। और जब मेरा प्री क्लियर हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आई थिंक 18th 17th 18th ऑफ फेब को रिजल्ट आउट हुआ था प्री का, और 24 या 25 को एग्ज़ाम था। तो उस बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रिवीजन करना चाहो तो आप वो भी नहीं कर सकते हो, इतना कम टाइम होता है। तो अभी से आप सब रिवीजन करो और सब वापस से सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। आपका क्लियर हो जाएगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो आपकी आगे की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो रही बात अब हमें पढ़ना क्या क्या है, तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं बात करूँ तो रीजनिंग में पहले आप, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो मैं बोलूँगी पजल से ज़्यादा आप मिसलिनियस पे फोकस करो। क्योंकि रीजनिंग की जो पजल होती है, स्पेशली जो मेंस की होती है ना, वैसे वन गो में नहीं बन सकती। जैसे आप बनाओगे ना तो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी आती है, बहुत कटता है, और पजल भी अच्छी खासी लंबी लंबी होती है। और इसका अगर हम लेवल की बात करें कि आरआरबी पीओ के लेवल आप मान सकते हो एसबीआई क्लर्क मेंस को। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप पीओ कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो क्लर्क है। बट जो आरआरबी पीओ का लेवल होता है और एसबीआई क्लर्क मेंस का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। मैंने लास्ट टाइम दोनों दिए थे, आरआरबी भी दिया था और एसबीआई क्लर्क मेंस भी दिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप उसके लेवल से मैच कर सकते हो इसका एग्ज़ाम जो होता है। और मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अपसाइड में ही लगा था एसबीआई क्लर्क मेंस का। ये आरआरबी क्लर्क मेंस से थोड़ा सा ऊपर आप मान सकते हो उसको स्लाइटली। तो रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आप मिसलिनियस टॉपिक पहले कवर करो। जैसे कि हो गया मिसलिनियस में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद मेंस लेवल वाली, उसके बाद सिलॉक्स हो गया कोडेड वाला, इनइक्वालिटी हो गई कोडेड वाली, और भी जो मिसलिनियस के क्वेश्चन होते हैं जो मेंस लेवल रहते हैं, आप उसके बाद आप पजल करना। क्योंकि अगर आपने अभी तक एक भी मेंस लेवल पजल प्रैक्टिस नहीं की और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो शायद आप उतना ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंट आप नहीं हो पाओ। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, लगभग अगर हम 10 अप्रैल को मेंस माने तो 1 महीने या थोड़ा 3-4 दिन ऊपर ही हमारे पास है। तो अभी तो बहुत सारे लोग उसमें भी डाउट में रहते हैं कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तो आप पहले ना मेंस लेवल का जितना भी मिसलिनियस पार्ट है रीजनिंग का वो पहले कवर अप कर लो, उसके बाद आप पजल पे जाना। क्योंकि मुझे एग्जाम में ऐसा लगता है ना, जैसे लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया था ना, तो जो पजल थी मुझे ऐसा पूरे पेपर में एक पजल ही डुएबल लग रही थी, वो फ्लोर वाली थी। और उसमें मतलब उसमें भी ऐसा था कि कुछ लोग फ्लोर मतलब खाली है, वैकेंट है, कुछ है 13 फ्लोर ऐसे करके कुछ आया था। तो एक ही मुझे ज़्यादातर जहाँ तक है डुएबल लग रही थी। उससे ज़्यादा तो मैंने यार अभी IBPS पीओ मेंस में 2 पजल सॉल्व कर ली थी। लेकिन उसमें ना मेरे से वो एक ही पजल ऐसा लग रहा था कि हाँ ये डुएबल है, ये हो जाएगी। क्योंकि जो आपके पास जो टाइम रहता है ना उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है। और एक क्लर्क मेंस से तो ऑफकोर्स थोड़े आपको अटेम्प्ट ज़्यादा रखने पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वांट में आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट में जैसा मैं बोलती हूँ कि मेरा जो मेंस लेवल क्वांट है बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी
सारी चीज़ों से, बाकी सारे सब्जेक्टों से मैं अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं बात करूँ क्वांट में आप क्या कर सकते हो, तो क्वांट में इसमें आता क्या है, तो स्पेशली इसमें अगर आपको नंबर, अगर सिंप्लीफिकेशन आएगा भी तो अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट आएगा, यानी थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेगी, थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा वो, सिंप्लीफिकेशन एकदम सिंपल सा नहीं रहेगा। और उसके 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो उसके बाद डीआई आएगी। तो डीआई ऐसा रहता है, अगर 2-3 डीआई भी आ रही ना तो एक डुएबल साइड पे रहती है, पर बहुत ईजी नहीं रहती है। अब आप ये सोचोगे कि डाटा दिया होगा, थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो ऐसा नहीं, मिसिंग नंबर डीआई आ जाती है, उसमें मिसिंग रहता है कुछ भी चीज़, तो वो आपको पहले फाइंड करना, मिसिंग डाटा वाली जो डीआई होती है वैसी आती है। तो लास्ट ईयर एक ऐसी आई थी, एक पाई चार्ट टाइप का आया था, उसमें भी मिसिंग कुछ था और उस दो के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था, फिर उसको कैलकुलेट करना था। तो वो आप थोड़ा बहुत अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो वो आप कर सकते हो। अर्थमेटिक के जो आपके टॉपिक अच्छे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, थोड़े बहुत टॉपिक अच्छे होंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। डीआई आएंगे, कुछ अर्थमेटिक बेस्ड भी आती है डीआई, तो जैसे टाइम एंड वर्क पे आ गई, और उसके बाद सीआईएसआई पे आ गई। प्रोबेबिलिटी पे डीआई बहुत आती है, क्लर्क मेंस में भी आती है और पीओ मेंस में भी आती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है तो आप उसकी डीआई प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अर्थमेटिक आप जितना पार्ट, आपके जितने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग पोर्सन है अर्थमेटिक में, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश में सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो वो कैब याद करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो कैब आप कितनी भी पढ़ लोगे एग्जाम में क्या आएगी आपको नहीं पता है। वो कैब कोई छोटे और तो है नहीं कि 100 वो कैब 50 वो कैब है, लाखों है, आप कितनी याद करोगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं डेली न्यूज़पेपर से वो कैब, और एग्जाम में जो भी चीज़ें आती है ना वो फैमिलियर आती है। जैसे अगर आपने अभी प्री वाला भी देखा होगा जो इंग्लिश का पार्ट था ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते या ऐसे वर्ड नहीं आते जिनका हमें मीनिंग ना पता होगा। 5 उसने पूछे तो एक ही ऐसा होगा जिसका मीनिंग नहीं पता होगा, बाकी 4 हमें थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल भी ऐसा नया वर्ड नहीं आता। मेन से तो थोड़ा हाई लेवल तो आएगा ही ऑफकोर्स। तो वो कैब से ज़्यादा ना आप रीडिंग पे फोकस करो। आपकी जितनी अच्छी रीडिंग और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उतना अच्छा आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि मेंस में भी 2 पैसेज तो इंग्लिश में आते ही आते हैं। एक पैसेज थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहता है, मैं बोलूँगी मॉडरेट साइड में, थोड़ा मॉडरेट टू हाई की कैटेगरी में रहता है। एक जैसे इन्फ्रेंस बेस्ड रहता है, और एक पैसेज जैसे नॉर्मल रहेगा, लेकिन हाँ उसमें भी स्टोरी नहीं आएगी, थोड़ा सा हाई साइड पे रहता है। पर हाँ उससे आपको एक पैसेज ऐसा रहेगा कि आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उससे आपको इन्फ्रेंस करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर इससे हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसे टाइप का। और एक थोड़ा सा ईजियर साइड पे रहेगा। तो अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ना, तो आप पैसेज से ही नंबर गेन कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश में बाकी पार्ट अच्छा नहीं है तो। उसके बाद ग्रामर आती है, तो एरर डिटेक्शन आता है, इनकरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, करेक्ट सेंटेंस आते हैं, और एक वर्ड रहता है उसके 3-4 यूसेस दिए रहते हैं, आपको बताना रहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा भी आता है। क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, थोड़ा सा मेंस लेवल आ सकता है। मेरे जो शिफ्ट में लास्ट ईयर की थी, फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मेरा तो काफ़ी, मुझे इंग्लिश काफ़ी ईजियर साइड पे लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। हाँ प्री से थोड़ा सा ऊपर थी, बट बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं थी। और उसके बाद मैं बात करूँ जीए की, तो जीए में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसके लिए कोई अलग से एक वीडियो भी बन सकता है, क्योंकि जीए में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, और लोग बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी पढ़ते हैं जिनका एग्जाम में से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता एग्जाम में। तो जीए में मैं भी ऐसी थी, मैंने ये जितनी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जाना है कि कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जीए में ना पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि एक्जैक्टली हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा मेमोराइज करनी है, किसको ज़्यादा रिवाइज करना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भी जब पढ़ती थी पता रहता था कि मुझे पढ़ना क्या है, और क्या मैं सब पढ़ती रहती थी, और पता चलता था एग्जाम में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जीए में आपको राइट डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है कि आपको एक्जैक्टली क्या पढ़ना है और कहाँ से आएगा। और हाँ उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में क्विजेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पढ़ तो लोगे, लेकिन जब उसको आप क्विजेस में उसके आंसर्स देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा जब बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते तो लगता है इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि एग्जाम में 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, जिसमें ज़्यादा हमें इंफेसाइज या ज़्यादा मेमोराइज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने पढ़ा तो हम इजीली उनका आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 50 या 50 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर हम जीए में 25 या 30 भी कर लिए ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। क्योंकि लोगों के 10-12 अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते, ऐसी कंडीशन रहती है जीए में। क्योंकि बहुत सारा हम पढ़ते तो हमें याद ही नहीं रहता एक्जैक्टली हमें क्या पढ़ा था और कौन सा आंसर। बहुत सारी मिनिस्ट्री पढ़ ली, पता चला ये इसका भी लग रहा, उसका भी लग रहा, तो वो बहुत डाउट हो जाता है। तो जीए के लिए राइट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे अपने जो मेंस के जो भी मॉक दिए थे, भी 4-5 इसके पहले एग्जाम के पहले दिए थे, तो आप चाहो तो मेरा स्कोर देख सकते हो। और लास्ट ईयर अगर मेंस का भी स्कोर देखना तो वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, प्री और मेंस दोनों का, तो वो भी देख सकते हो। और मैंने क्या गलतियाँ की थी मैंने वो भी बताई हुई है। सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि प्री के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते हैं, और जब क्लियर होता है तो मेंस के लिए टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आपका क्लियर भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होगा तो आगे के लिए काम आएगा, क्योंकि मेन से ही अल्टीमेटली आपको जॉब मिलेगी, प्री से तो कुछ होता नहीं है। तो ये है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।